दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारत में दुर्घटना मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट ये दोनों काम एक ही व्यक्ति ने संभाल रखा है। जरा सोचिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसके दोनों सदनों में, जी हां, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर तकरीबन 340 सदस्य हैं। लेकिन 340 लोगों में क्या दो लोग ऐसे नहीं मिल रहे जिसमें किसी को दुर्घटना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाए तो किसी को मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाए? कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना आपने देखी, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना जितनी दुखद है उसकी चर्चा तो हम अभी आगे करेंगे कि कौन कौन से कारण फिलहाल अब तक के इन्वेस्टिगेशन में और जो बातें पता चल रही है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे दुर्घटना मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट का जिम्मा सिर्फ एक व्यक्ति ने संभाल रखा है। और ध्यान रखिए, वो व्यक्ति सिर्फ राजनेता ही नहीं है। राजनेता तो अभी 4-5 साल पहले बने हैं, नेता बाद में बने, मंत्री पहले बन गए, कभी कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, जीतने हारने की बात छोड़ दीजिए, पिछले दरवाजे से आए। लेकिन जरा सोचिए, जहां 340 के लगभग बीजेपी के पास सांसद हैं, उनमें सिर्फ एक सांसद को 3-3 विभाग, रेल मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी मिनिस्ट्री, आईबी, आईटी एंड रेलवे, 3 विभाग एक आदमी चला रहे हैं। अब सवाल यह है कि दुर्घटना मैनेजमेंट की बात और मीडिया मैनेजमेंट की बात एक आदमी कैसे संभाल रहा है। अब जरा इसे समझिए। आज के पहले आपने शायद ही कभी देखा होगा, यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के दौर के पहले आपने शायद ही कभी देखा होगा कि इतने बड़े बड़े मंत्रालय, दो से ज्यादा मंत्रालय एक व्यक्ति के पास हो। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, और जितनी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं वो कोई भी कवच दिखाते हुए पाए जाएं, वो कवच दुर्घटना रोक नहीं पा रही है। और वही सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, और सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब कहीं ना कहीं उनसे डरते हुए दिखाई देते हैं। सबको लगता है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में कहीं कोई फाइल उनके चैनल या अखबार के खिलाफ तो तैयार नहीं हो रही है। और सब जिस प्रकार की खबरें दिखाते हैं आप देख रहे हैं। रेल मंत्री पहुंच गए हैं, रेल मंत्री ने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है, सबको निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरह से कोई भगदड़ ना हो, तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, तत्काल विधि व्यवस्था ठीक की जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद रेल मंत्री का ट्वीट आता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल, यानी हालात नियंत्रण में आ चुके हैं। और फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें मीडिया से गायब। अभी तक तो गनीमत है कि प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा नहीं किया है, वरना दुर्घटना से ज्यादा बड़ी खबर क्या होती कि प्रधानमंत्री हालचाल लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के हालचाल लेने से जैसे ऐसा होता कि कोई व्यक्ति जो घायल है अचानक वो ठीक हो जाता, या जो व्यक्ति जिसकी जान चली गई है उसके जान प्राण वापस आ जाते। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन दुर्घटना मैनेजमेंट की बात मैंने रेल मंत्रालय के साथ इसलिए जोड़ी क्योंकि रेल मंत्रालय का काम आप क्या देख रहे हैं हाल के दिनों में? रेल मंत्रालय, रेल मंत्री का काम क्या देख रहे हैं? रेल मंत्री कम, रेल मंत्री ज्यादा लगते हैं। संसद में सवाल पर गुस्सा भी हो जाते हैं। और जिस तरह से रेलवे को चलाया जा रहा है, चाहे उड़ीसा की दुर्घटना हो, चाहे कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, उसको लेकर सवाल हो, कहीं भी आपने नैतिक जिम्मेदारी वाली बात नहीं देखी होगी। नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है और कैसे इस्तीफा दिया जाता है नैतिक जिम्मेदारी लेकर, एक वीडियो तो मेरे पास उपलब्ध है, जरा उस वीडियो को देखिए। चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। देखा आपने, ये वर्ष 1999 का वीडियो है, और जब पश्चिम बंगाल के गईसल रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना हुई थी, 4-5 दर्जन से ज्यादा लोग हताहत हुए थे, और उसके बाद रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, और साफ कहा था कि यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, यानी एक आपराधिक कृत्य की तरह है, लिहाजा इस जिम्मेदारी को ऑन करते हैं, खुद के ऊपर लेते हैं और इस्तीफा देते हैं।
उनसे पहले 50 के दशक में रेल मंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने भी एक रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया था। लेकिन आज के दौर में आप देखें, दुर्घटनाओं की पूरी श्रृंखला चल रही है, लेकिन कभी सुना कि नैतिक जिम्मेदारी छोड़िए अनैतिक जिम्मेदारी लेकर भी रेल मंत्री इस्तीफा देने चले जाएं? यहां इस्तीफे नहीं होते। यहां तो आपने यह भी देखा होगा कि किसी राज्य में सांप्रदायिकता का ज्वार ऐसा आया कि प्रधानमंत्री को जाकर, उस वक्त के प्रधानमंत्री को जाकर राजधर्म की सीख देनी पड़ी, लेकिन तब भी वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझा था। आज के दौर में नैतिकता और ये सारे सवाल उठाने वाले को लोग बेवकूफ समझते हैं कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों उठाए जाते हैं। लेकिन जो घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो सबसे पहले उस थ्योरी पर खड़ा होता है जिसने 144 साल की थ्योरी को गढ़ा। क्यों गढ़ा 144 साल की थ्योरी को? ताकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो कुंभ हो रहा है, उस कुंभ को यह बताया जाए कि यह इकलौता कुंभ है, या फिर 144 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आएगा, उसके कार्यकाल में कोई कुंभ होगा, वही इतना भाग्यवान होगा। और इस 144 साल की थ्योरी ने लोगों के अंदर जिस प्रकार से प्रयागराज पहुंचने, संगम में डुबकी लगाने के लिए किसी भी तरह से गिरते पड़ते, ट्रेन, बस, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ जाओ, ट्रेन में बर्थ के ऊपर, एक बर्थ पर 4-4, 5-5, 10-10 आदमी किसी तरह बैठ जाए, ट्रेन में आपस में झगड़े हो सीट को लेकर के, प्लेटफॉर्म पर भगदड़ की स्थिति हो, किसी को कोई चिंता नहीं। लेकिन ऊपर से शासन प्रशासन का क्या दावा है, सत्ता में बैठे हुए लोगों का, इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया। अरे भाई, आप जब दावा करते हैं इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो जो लोग गांव, कस्बे और छोटे शहरों में बैठे हुए हैं, बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी लगता है कि अरे अभी 5-10 दिन, 15 दिन और कुंभ है, चल के हम भी डुबकी लगा लेते हैं। पता नहीं जितने पाप होंगे सब एक बार धुल जाएंगे। कुंभ में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। ये बात जिस तरीके से फैलाई गई, उसके बाद स्वाभाविक था कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, आप जहां भी जाएं और कुछ ना मिले तो निजी गाड़ियों से ही चलो, और प्रयागराज में 50-50 किलोमीटर दूर से ही लंबा जाम दिखाई दे, लोगों को ससरते हुए, रेंगते हुए, और किसी तरह से कुंभ तक पहुंच करके, संगम तक पहुंच करके कुंभ में डुबकी लगाने की जो बेताबी थी, उस बेताबी ने चाहे तकरीबन पखवाड़े भर या 20 दिन पहले प्रयागराज में कुंभ के आसपास के इलाके में हुई दुर्घटना हो, या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ स्टैम्पेड हो, इन दोनों के हालात तैयार किए। मीडिया मैनेजमेंट और दुर्घटना मैनेजमेंट, मैंने इसीलिए कहा कि क्यों एक ही व्यक्ति जिम्मेदारी संभाल रहा है। अब जरा दुर्घटना मैनेजमेंट की चर्चा हुई है, तो दुर्घटना के कारणों की चर्चा के पहले मैं आपको एक ट्वीट और फिर उसके बाद आधे घंटे बाद का एडिटेड ट्वीट दिखाता हूं। यह ट्वीट है, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह ट्वीट है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना साहब का, कल रात 11:55 का, जिस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि लॉस ऑफ लाइव्स, यानी लोगों की जो मौत हुई है उस पर वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और आधे घंटे के बाद, तकरीबन 29 मिनट के बाद, 12:24 पर जो उन्होंने एडिट किया है ट्वीट को, अब जरा इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें लॉस ऑफ लाइव्स वाली लाइन गायब कर दी गई है, वो सेंटेंस हटा दिया गया है। यानी पता नहीं कौन सा मैनेजमेंट हुआ, किस तरह का प्रबंधन किया गया कि एलजी साहब जो मौत की बात को पहले स्वीकार रहे हैं, संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं, अब वो वहां मौत की बात से कोई लाइन से ही वो सेंटेंस ही हटा दे रहे हैं। क्या ऊपर से कोई निर्देश आया था कि उस ट्वीट को एडिट किया जाए? और क्या दुर्घटना मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट और इन सब के अलावा अब एलजी मैनेजमेंट का काम भी चल रहा है? एलजी एक संवैधानिक पद है। मैं उस एलजी की बात नहीं कर रहा जिस एलजी के मोबाइल फोन या जिस एलजी का टेलीविजन एलसीडी आप घर में देखते हैं लगा करके, वो एक एलजी अलग कंपनी है। लेकिन यहां कंपनी नहीं बल्कि एक बेहद सम्मानित संवैधानिक पद पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें संक्षेप में हम कहते हैं एलजी, उनकी बात कर रहे हैं, उपराज्यपाल साहब की बात कर रहे हैं। थोड़ा और देशज भाषा में कहें तो दिल्ली के लाट साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन लाट साहब का ट्वीट क्यों एडिट करना पड़ा उन्हें, यह एक अलग सवाल है। लेकिन इन सब सवालों से बड़ा सवालों के घेरे में जब नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहें, उनके उच्चारण को उधार लेते हुए कहें, तो पूरा सिस्टम
बार बार वो सिस्टम को सिस्टम कहते हैं। दुनिया के जिस देश में चले जाएं वो सिस्टम कहते हैं। तो आखिर ये क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम फेल कैसे हुआ? मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम फेल नहीं हो रहा है, दुर्घटना छुपाओ मैनेजमेंट सिस्टम फेल नहीं हो रहा है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर या प्रयागराज में कुंभ स्थल पर या कहीं भी ये वो सिस्टम क्यों फेल हो जा रहा है जिस सिस्टम से लोगों को दुर्घटना से बचाने की जिम्मेदारी है? रेल मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर अब आते हैं। रेल मंत्रालय को कैसे चलाया जा रहा है? आप देख रहे हैं कैसे चलाया जा रहा है। एक ही व्यक्ति 3-3 विभाग चला रहा है। 340 लोगों में बहुत सारे भाजपा सांसद ऐसे हैं जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, वो सांसद हैं। लेकिन इतने काबिल लोगों को क्या नरेंद्र मोदी साहब और जेपी नड्डा साहब टिकट दे ही नहीं रहे हैं जो कोई रेलवे मंत्रालय संभाल सके, कोई अश्विनी वैष्णव का बोझ कम कर सके, कोई आईटी अपने पास ले सके, कोई सूचना प्रसारण अपने पास ले सके? 3-3 विभागों के बोझ वो संभाले हुए हैं। आखिर हो क्या गया है? अगर नरेंद्र मोदी जी को यह लगता है कि उनके संसदीय दल में जो भी लोग मंत्री नहीं बने सांसद हैं, जो मंत्री नहीं हैं और वो नाकारे हैं जिन्हें विभाग नहीं दिया जा सकता, और उनके कथित नाकारेपन की वजह से अश्विनी वैष्णव साहब के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो सवाल यह है कि टिकट देते वक्त आपने देखा नहीं था कि किसे टिकट दिया जाए, कैसे टिकट दिया जाए? और क्या भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण करने वाला सिस्टम भी उतना ही खराब हो गया है? जहां योग्य, काबिल, कर्मठ ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा कि वो सांसद बनकर दिल्ली आए और रेलवे चलाएं, आईटी चलाएं, सूचना प्रसारण चलाएं और वैष्णव साहब का बोझ कम करें। अमित शाह साहब के ऊपर भी बोझ है। कृषि मंत्रालय भी संभाल रहे हैं तो सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में दिखा कि आंख बंद डिब्बा गायब वाली स्थिति वहां हो रही है। उस कहावत को चरितार्थ करने वाली एक कोऑपरेटिव बैंक लूट गया, बैंक का चेयरमैन फरार हो गया है। लेकिन रेलवे फरारी से काम नहीं चलेगा, यहां लोग फरार नहीं हो सकते। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई उसकी असली वजह क्या है? दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना की हम चर्चा करें तो कल रात तकरीबन 9 से 9:30 के बीच का वक्त था, 15 फरवरी की रात, और 14, 15 और 16 यानी अजमेरी गेट साइड से जो 3 प्लेटफॉर्म सबसे नजदीक हैं उन पर कौन से 13 नंबर को भी गिन लेते हैं, मतलब जो 4-5 प्लेटफॉर्म जो रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट वाले एंट्री या एग्जिट की तरफ से बेहद करीब है, उन 4-5 प्लेटफॉर्म में 3 प्लेटफॉर्म पर 3 ट्रेनों के वहां से खुलने की सूचना थी। एक ट्रेन जो प्रयागराज के लिए जानी थी, प्रयागराज स्पेशल एक्सप्रेस, एक ट्रेन जो प्रयागराज होते हुए बिहार के मिथिला इलाके में जयनगर तक जानी थी, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, और एक ट्रेन जो भुवनेश्वर राजधानी की बात कही गई। अचानक इसी बीच प्लेटफॉर्म बदलने की बातें सामने आती है। अब प्लेटफॉर्म अचानक बदला जाएगा, श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है, तब सवाल यह उठता है कि उसके बाद तो एस्केलेटर तो एक ही दो हैं, लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग खड़े हैं वो दूसरे पे जाएंगे, दूसरे पे जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग खड़े हैं वो पहले पे आएंगे, और कहीं तीसरे का भी प्लेटफॉर्म बदला गया वो भी इधर उधर होंगे। तो 2-3 ट्रेनों के पैसेंजर, उनके यात्री अचानक हड़बड़ी में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो एस्केलेटर और सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे, फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या फुट ओवर ब्रिज एक साथ 2-3 ट्रेनों के लोग अचानक अपने सामान, अपने ट्रॉली, अपने बैग, अपने बोरा झोरा, इन सब को लेकर जब चलेंगे तो क्या रेलवे वहां संभाल सकता था चीजों को? नहीं संभाल सकता था। तो पहला सवाल रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट से है। आखिर कमर्शियल डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल किया जा रहा है? नई दिल्ली में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, जिनको सीसीएम कहते हैं, उत्तर रेलवे के सीसीएम साहब, क्या इस तरह का उनका सिस्टम है कि टिकट बिक्री भी जरूरत से ज्यादा हो रही है, काफी ज्यादा हो रही है? उन्हें पता नहीं है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म पर हैंडल करने की सूचना है, वहीं दूसरी तरफ अचानक प्लेटफॉर्म बदल दिया जा रहा है। 2 बड़े कारण, 2 बड़े फेल्योर रेलवे की तरफ से है। क्या अश्विनी वैष्णव साहब इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे?
नैतिक छोड़िए, क्या अनैतिक जिम्मेदारी भी लेंगे? नैतिक शब्द मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव के साथ इस्तेमाल करना, कहीं मैं गुस्ताखी तो नहीं कर रहा हूं, इस तरह का भाव मन में उत्पन्न होता है। लेकिन नैतिक नहीं तो अनैतिक जिम्मेदारी ही ले लेते, वो भी उन्होंने नहीं किया। आखिर नॉर्दर्न रेलवे के, उत्तर रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट से इतनी बड़ी गलती क्यों हुई कि जरूरत से ज्यादा बड़ी संख्या में जनरल टिकट काट दिए गए? एक और बात जो सुनने में आ रही है कि वो अनाउंसमेंट ये हो रहा था दरअसल कि जिनके पास जनरल का भी टिकट है उनके सामने प्लेटफॉर्म पर कोई भी बोगी हो, चाहे वो जनरल, स्लीपर, एसी जो हो, उसी में घुस जाए। नतीजा यह हुआ कि जिन यात्रियों के पास टिकट था वैसे बहुत से यात्रियों की ट्रेनें छूट गई। कल रात जब मैंने ये हृदय विदारक घटना देखी, बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब रेलवे स्टेशन के बगल में, बिल्कुल पास में मौजूद एलएनजेपी हॉस्पिटल में पत्रकारों की एंट्री नहीं दी जा रही थी। वहां सुरक्षा में लगे हुए लोग तैनात थे कि एंट्री नहीं होगी। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर तो कल रात से ही चलने लगी। आधिकारिक तौर पर 1.5 दर्जन की ही बातें हैं। 9 लोग इसमें बिहार के बताए जाते हैं। और उस वक्त के जो रेल मंत्री, जो नैतिक जिम्मेदारी लेकर गैसल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे रहे थे, वो अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के पार्टनर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्या आपको लगता है 2 लाख रुपए वो दे रहे हैं? बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है अनुग्रह राशि, 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मृत लोगों के लिए और 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि घायलों के लिए। क्या यही काम बचा हुआ है कि जिन लोगों को की दुर्घटना में मौत हो जाए या जो घायल हो जाए उनके लिए अनुग्रह राशि का ऐलान कर दिया जाए? नरेंद्र मोदी सिस्टम की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुग्रह राशि की बात करें, रेल मंत्री सीधे सीधे हालात के नियंत्रण में होने की बात करें और दिल्ली के एलजी साहब अपना ट्वीट एडिट करते रहे। यही सिस्टम है। क्या नरेंद्र मोदी जी का सिस्टम यही कहता है? और जब उनका सिस्टम यही कहता है तो फिर इस देश के अंदर इस सिस्टम के विक्टिम कितने खड़े हो रहे हैं और इस देश में हिंदुत्व के प्रचंड ज्वार के दौर में जो हताहतों की संख्या है वो हिंदुओं की ही ज्यादा क्यों हो रही है? ये सब सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ऐसा हिंदुत्व आप सबसे, हमारे अपने दर्शकों से, दर्शक परिवार के लोग, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उन सब से आग्रह है हमारा, ऐसे हिंदुत्व का हिस्सा न बने। हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि ऐसे हिंदुत्व का हिस्सा न बने जिसमें मौजूदा सिस्टम आप ही को विक्टिम बना देने पर, आप ही को अपना शिकार बना लेने पर आमादा हो। यही हिंदुत्व है कि लाखों करोड़ों के दावे किए जाएं, रेलवे के लिए कवच की व्यवस्था की जाए। कहां गया वो कवच? उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक हम देख रहे हैं, कोई कवच दिल्ली में किसी को बचाने नहीं आया। लोग के ऊपर लोग चल रहे थे, भगदड़ मच रही थी, लेकिन सिस्टम, रेलवे का सिस्टम भी फेल कर गया। तो ये सिस्टम जब फेल कर गया, जिसे हम लोग तो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले लोग सिस्टम कहते हैं, लेकिन चूंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं की भाषा में अगर हम कहें तो ये सिस्टम आखिर फेल कहां हुआ? और अब तक इस देश में नैतिकता की दुहाई देने वाले लोग, जहां मीटू कैंपेन के बाद एमजे अकबर नाम के मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया था, वो अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? क्या अश्विनी वैष्णव हिंदू हैं इसलिए उनका इस्तीफा नहीं होगा? और जो लोग रेल दुर्घटनाओं में मर रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदुत्व की बात ही हो रही है तो अश्विनी वैष्णव हिंदू हैं जो रेल मंत्री हैं, और जो लोग मरे हैं वो हिंदू नहीं है। अश्विनी वैष्णव हिंदू नहीं थे, इसलिए मीटू कैंपेन के बाद जो आरोप लगे इस्तीफा उनका हो गया, लेकिन अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा नहीं होगा। जब सरकार के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, हाई लेवल इंक्वायरी की बात कही जाएगी, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पहले वैष्णव साहब आपके कार्यकाल में जो रेल दुर्घटनाएं हुई उसमें जो हाई लेवल इंक्वायरी गठित हुई उसका क्या परिणाम हुआ? कितने लोगों पर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की? कितने को नौकरियों से बर्खास्त किया? कितने लोगों को आगे कोई गाइडलाइंस ऐसी बनाई कि वो दोबारा गलती ना हो? सिर्फ वो कवच लेकर के रील दिखाने से क्या इस देश के अंदर सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा? सिस्टम को दुरुस्त करने की बात वही व्यक्ति कर सकता है जो कम से कम इस देश में मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ हो। संवेदनाओं से जुड़े हुए लोग, याद रखिए,
कभी भी चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, उनके हताहत होने की स्थिति को न्यूटन के तृतीय गति नियम से उनकी तुलना नहीं कर सकते। संवेदना शून्य व्यक्ति ही इस तरह की तुलना कर सकता है। तो आगे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस देश के अंदर किस तरह की व्यवस्था और किस तरह के सिस्टम में आम आदमी को सिर्फ भीड़ का हिस्सा समझा जा रहा है। भीड़ का हिस्सा यदि आम आदमी नहीं होता तो अमेरिका से लोग कैसे हाथ पैर बांध कर लाए जा रहे हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका लोग भाग कर जाएं और वहां भी चैन नहीं, हाथ पैर बांध के आ रहे हैं। यहां लोग तीर्थ करने जाएं, वहां भी चैन नहीं, भगदड़ का शिकार हो रहे हैं। अगर तीर्थ स्थल पर पहुंच भी गए तब भी वहां भगदड़ हो रही है। आखिर लोग जाएं तो कहां जाएं? बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी सिस्टम का हिस्सा है, जिस सिस्टम की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन तब सबसे बड़ा सवाल घूम फिर कर यही आता है कि इस सिस्टम के विक्टिम आप किस तरह से बने हुए हैं। आगे आगे देखते जाइए। नई दिल्ली रेलवे दुर्घटना पर भी अंततः यही होगा कि हाई लेवल इंक्वायरी आपने सुन ली, मंत्री जी ने ट्वीट कर दिया कि हाई लेवल इंक्वायरी गठित की जा रही है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट कहां है? जैसे जनता की याददाश्त कमजोर होती है, मुझे लगता है कि मंत्री जी की याददाश्त कमजोर नहीं हुई है, अश्विनी वैष्णव जी को स्मृति लोप नहीं हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का स्मृति लोप नहीं हुआ है, उनकी याददाश्त तो कम से कम मजबूत है। जरा पिछली दुर्घटनाओं के बाद क्या कार्रवाई हुई, विस्तार से देश की जनता को यह भी बता देते तो लोगों को लगता कि नई दिल्ली में जो हुआ है उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार कुछ कर रही है। बाकी देखते जाइए। हम आप सभी इसी सिस्टम का हिस्सा है, तो सिस्टम का हिस्सा है तो सिस्टम के अमृत काल को भी झेलने के लिए तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।